ग्रेट जीएम मर्चेंट्स एसोसिएशन में अननोन मास्क्ड मैन जमा हुए। वे लॉबी में थे और किसी भी समय मास्टर की मदद के लिए आ सकते थे। जिन दो लोगों ने डेक्स का पीछा किया था वे उसे खुद गिल्ड लीडर के पास ले गए। डेक्स उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हुआ और चॉय ने प्लेयर को बात करने के लिए बैठने के लिए इनवाइट किया। चूंकि डेक्स को इतने इंपॉर्टेंट मैन द्वारा ऑडियंस के लिए इनवाइट किए जाने पर सरप्राइज हुई थी, चॉय तुरंत खुद पर प्राउड महसूस करने लगा। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और हर एक के मन में एक सस्पिशियस थॉट आया। दोनों ने महसूस किया कि ये एक सिंपल मीटिंग नहीं थी और हर कोई इसमें अपने अपने पर्पसेस की तलाश कर रहा था। डेक्स टेबल पर बैठ गया। चॉय अपनी नजर से प्लेयर का स्टडी करता रहा और ये जानने की एफर्ट की कि डेक्स के मन में क्या था, और ज्यादा नाइस बने रहने का कोई मतलब न देखते हुए डेक्स ने सीधे पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। उसने चॉय को ये कहते सुना कि वो कुछ चेकआउट करने जा रहा था। चॉय पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो डील को लेकर इतना वरीड था कि वो ड्यूक के साथ इस प्लेयर की बातचीत किस बारे में थी ये जानने की एफर्ट किए बिना नहीं रह सका। डेक्स हंसा। उसे ड्यूक के साथ उसकी ऑडियंस के बारे में जानने की ऐसी चीकी डिजायर पर सरप्राइज हुई। चॉय अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने टेबल पर मुट्ठी पटकी। वो आदमी स्ट्रेस्ड आउट था और सामने बैठा प्लेयर भी उसका मजाक उड़ा रहा था। गिल्ड लीडर एंगर से बेकाबू हो गया था, यहां तक कि उसकी नसें भी फूल गईं। उसे किसी भी तरह से ये सुनना था कि ड्यूक प्लेयर से क्या बात कर रहा था। तांचिका और एली घबरा रहे थे, उन्हें अपने होस्ट की वरी थी। वे सामने वाले आदमी से बहुत डरे हुए थे, लेकिन डेक्स को इसके विपरीत लगा कि चॉय बहुत ज्यादा चाहता था। डेक्स जल्दी से ये तय करने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में उसने महसूस किया कि अगर उसे लड़ना पड़ा तो गिल्ड में कितने हायर्ड मैन थे। चॉय इरिटेशन के साथ प्लेयर को घूरता रहा और वेट करता रहा। ये साफ था कि गिल्ड लीडर का पेशेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। डेक्स को एहसास हुआ कि वे उसे इतनी आसानी से यहां से जाने नहीं देंगे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने और ड्रास्टिक मेजर्स, कठोर उपायों का सहारा लेने के लिए रेडी था। लेकिन अचानक ऑडियंस में एक और आदमी दिखाई दिया। वो कर्टियस, विनम्र था और शांत लहजे, काम टोन में बोला। जॉन स्मिथ ने बो किया और क्वेश्चन को दोबारा दोहराया। डेक्स ने तुरंत उस आदमी पर अपना अटेंशन दिया और ग्लैड था कि वो सही समय पर आया था। वो आदमी क्वाइट कॉन्वर्सेशन जारी रखने के लिए सही इंसान लग रहा था। चॉय फ्यूरियस हो गया और जोर से चिल्लाते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और डेक्स को थ्रेटन करने के लिए उस पर उंगली उठाई। ऐसी थ्रेट से डेक्स बिल्कुल भी नहीं डरा। वो अब भी अपनी चेयर पर अपनी बाहें चेस्ट पर मोड़कर बैठा था। प्लेयर मुस्कुराया और डिटेल्स जानना चाहा। ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने चोई को और ज्यादा एनरेज कर दिया। उस आदमी ने इंडिग्नेशन, नाराजगी से मुंह बिगाड़ा। उसकी नसें तेजी से धड़क रही थीं। जॉन स्मिथ बहुत अचानक अपने मास्टर के पास आया और जोरदार तरीके से उसकी टाई ठीक करने लगा। चॉय सरप्राइज से पीछे हट गया। उस आदमी ने चॉय की तरफ झुककर सिर्फ अपने लिप्स से उसे अपना टेम्पर शांत करने का कमांड दिया। जॉन स्मिथ की ओपिनियन में उस यंग मैन ने अपनी बाउंड्स को पार कर दिया था। चॉय चौंक गया। वो ऐसा कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और चुप हो गया। जॉन स्मिथ ने डेक्स को बो किया और अपोलोजाइज किया। उसने एक्सप्लेन किया कि ये उसके मास्टर की डील के लिए सैक्रिफाइस करने की डिस्ट्रेस के कारण था। डेक्स को जो कुछ हो रहा था उसे देखकर मजा आ रहा था। प्लेयर ने यह भी नोटिस किया कि इस आदमी का गिल्ड लीडर पर कम इन्फ्लुएंस नहीं था। एक पॉइंट पर उस आदमी ने अपनी गंभीर नजर उठाई और धीरे से बोला कि वे किसी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं थे। फिर उसने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंपनी का नाम लिया जिसे हर कोरियन जानता था, जीएम ग्रुप, और बेशक डेक्स ने इसके बारे में सुना था। प्लेयर को इसके बारे में सुनने की एक्सपेक्ट नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। फिर गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग बहुत जोर से टेबल पर गिरा। कुछ कॉइन्स अपनी जगह पर नहीं रुक पाए और हवा में उछल गए। डेक्स ने मनी पाउच की तरफ अपनी नजरें झुकाईं। ये पाउच उसका हो सकता था अगर प्लेयर ड्यूक के साथ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की गिल्ड की एबिलिटी में इंटरफियर करना बंद कर दे। चॉय इस पूरे समय सिर्फ चुप रहा। अपनी बांह पर झुककर वो आदमी सिर्फ माथे के नीचे से अननोन एडवेंचरर को देख रहा था। मर्चेंट्स एसोसिएशन के हेड ने प्लेयर के डिस्क्रेशन, विवेक की उम्मीद की। एक डिसेंट अमाउंट के टाइम तक वेट करने के बाद डेक्स ने पाउच पकड़ लिया। उसे इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं लगा और वो पेमेंट स्वीकार करके खुश था। अब प्लेयर को बस ड्यूक से मिला टास्क पूरा नहीं करना था। जॉन स्मिथ और चॉय सरप्राइज से प्लेयर को घूरते रहे, जो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गोल्ड के एक मामूली बैग के लिए ड्यूक के ट्रस्ट को इतनी आसानी से बिट्रे करने को तैयार था। कुछ देर बाद डेक्स को जाने दिया गया। अब प्लेयर अपने दो कंपेनियंस की कंपनी में अंधेरे वुड्स, जंगलों से गुजर रहा था। एंजल और डीमन मर्चेंट एसोसिएशन में जो कुछ हुआ था उस पर एक्टिवली डिस्कस कर रहे थे। डेक्स अपने आप में परफेक्टली हैप्पी था जिस तरह से चीजें हुई थीं। उसने ट्रबल को टाल दिया था और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी भी थे। ये एक ऐसा गिफ्ट था जिसने उसकी सोल को खुश कर दिया। प्लेयर के माइंड में जीएम ग्रुप को लेकर थॉट्स घूम रहे थे। उसने कई सिनेरियोज की कल्पना की और सोचा कि कंपनी को कैसे बेनिफिट हो सकता है। मून की रोशनी में खड़े होकर डेक्स को सिर्फ एक बात पर यकीन था, अगर बैटल शुरू होती है तो ये उसी के फायदे में होगी।
उस लड़के की सोल चॉय ने पकड़ रखी थी, जो कि जैसा बाद में पता चला एक बहुत रिच फैमिली से था। डेक्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। टानिक और एली ने अपने होस्ट का मूड भांप लिया और थकी हुई नजर से उसे देखने लगे। वे सदियों से लड़ रहे थे, लेकिन अब वे एक बात पर सहमत थे। डेक्स कुछ न कुछ खुराफात कर रहा था। डेक्स जोर से हंसा, उसके गाल गुलाबी हो गए। इन सब चीजों की वजह से प्लेयर एक निष्कर्ष पर पहुंचा था, उसे आखिरकार ड्यूक बर्चन को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। टोनी अपने मास्टर की जोरदार डिक्लेरेशन पर शॉक से तुरंत पीछे हट गया। दूसरी ओर एली बहुत खुश थी। उसे लगा था कि ब्रोकन को दिए अपने शब्द के कारण डेक्स तबाह हो जाएगा। पूरे गुस्से में टैनिक जानना चाहता था कि उसके मास्टर के साथ क्या हुआ कि उसने इतनी रैडिकली अपनी राय बदल दी। वो अब और ट्रबल महसूस नहीं करना चाहता था। एली की आंखों में स्टार्स चमक उठे। वो तुरंत अपने मास्टर को उपदेश देने दौड़ी और ड्यूक बर्चन को ड्यूएल के लिए चैलेंज करने की पेशकश की। वो खुश थी कि वे काउंट ब्रोकन से किया गया अपना वादा निभाएंगे। डेक्स एली के पास गया और मजबूती से कहा कि वो ड्यूक को ड्यूएल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा। एली ने ध्यान से अपने मास्टर की बात सुनी, उम्मीद कर रही थी कि उसने कोई ऑनरेबल सोल्यूशन ढूंढ लिया होगा। लेकिन जब एंजल ने सुना कि वो लड़का सब कुछ चुपचाप करने वाला है, तो उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। एली वरी से कांप उठी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। एकमात्र चीज जिसकी डेक्स ने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि एंजल तुरंत प्लेयर से मुंह मोड़ लेगी। लड़की का इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था और वो अपने होस्ट की मदद नहीं करेगी। एली और डेक्स के बीच एक जबानी बहस हुई, जिसे टॉनिक देख रहा था। उसने थककर आह भरी और समझ नहीं पाया कि वे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। अचानक डीमन का चेहरा एक स्पष्ट मुस्कान से चमक उठा। उसे कुछ समझ आ गया था। एक आइडिया उसके हेड में अचानक आया था और वो इसे अपने मास्टर के साथ शेयर करना चाहता था। टैनिक ने तुरंत डेक्स को आवाज दी, जो एली के साथ नेगोशिएट करना जारी रखे हुए था। एंजल कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। डीमन लॉर्ड ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। सेतन की नजर ब्लड लस्ट से भर गई। उसने बिना किसी झिझक के अपनी मदद की पेशकश की। डेक्स थॉट में जम गया और एक पल में उसे एहसास हुआ कि टैनिक भी प्लेयर को वो पावर दे सकता है जो एंजल ने दी थी। डीमन के चेहरे पर फैली मुस्कान ने डेक्स के अंदाजे की पुष्टि कर दी। दरअसल डीमन के पास भी स्पिरिचुअलिज्म था। डेक्स के माइंड में एक महान रियलाइजेशन आया। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने डीमन के शब्दों को सांस रोके सुना। अब और वेट करने का कोई मतलब नहीं था। डीमन तुरंत काम पर लग गया। प्लेयर के पैरों के नीचे एक जादुई बैंगनी सर्कल चमक उठा। एक तेज हवा चली, जिससे डेक्स का क्लोक ऊपर उठ गया। चारों ओर एक रहस्यमयी चमक से रोशन हो गया। प्लेयर ने अपने चारों ओर जो हो रहा था उसे औ से देखा। वो एक ही समय में डरा हुआ और जिज्ञासु भी था। उसने डीमन के एक्शंस को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। डेक्स ने डीमन वर्ल्ड के साथ एक पैक्ट किया था और अब वो अपनी पसंद के डीमन की पावर्स उधार ले सकता था। अपनी पावर महसूस करते ही फियर तुरंत गायब हो गया। प्लेयर के चेहरे के सामने एक साइन पॉपअप हुआ। उसने उसकी सामग्री को ध्यान से देखा। हवा उसकी ओर जोर से चलती रही, जिससे मोमेंट की भव्यता का एटमॉस्फेयर बन गया। उसके सामने वाले बॉक्स में एक कैरेक्टर चुनने के ऑप्शन के साथ तस्वीरें थीं। ये डिमोनिक वर्ल्ड के क्रीचर्स थे और डेक्स उनमें से किसी को भी चुन सकता था। टॉनिक तुरंत अपने मास्टर के पास उड़ गया और जानना चाहा कि क्या डेक्स खुश है। लड़के ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि टॉनिक उसे इस तरह सरप्राइज करेगा। डेक्स ने सोचा कि टॉनिक ने उसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। एली कूद पड़ी। डेक्स ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। वो एक बहुत पावरफुल फोर्स को छुपा रहा था और डीमन हैरान था कि उसके मास्टर को डेमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं थी। खैर, डेक्स ने दूसरी थॉट्स को दरकिनार किया और एक कैरेक्टर चुनने के लिए वापस चला गया। प्लेयर की उंगली डेमोनिक कैरेक्टर्स में से एक की तस्वीर पर गई। डेक्स की राय में ये पर्टिकुलर स्केलेटन काफी अच्छा लग रहा था। टैनिक डेक्स के कंधे पर झुका और उत्सुकता से पूछा कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर क्यों चुना गया था। एली इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी जीत गया। उसने चुपके से प्लेयर के सामने की लिस्ट में झांका। लिच एरिमेर आफ्टरलाइफ के मेजर नेक्रोमांसर्स में से एक था, एक विच डॉक्टर जिसने मेनलैंड को पूरी तरह से हॉरर में डुबो दिया था। जिन जगहों से लिच आर्ग्यूमर के लीजन्स गुजरे थे, वहां कुछ भी और कोई भी जिंदा नहीं बचा था, और सैकड़ों साल बाद भी कई लोग अभी भी उसे डेथ के पर्सोनिफिकेशन के रूप में बात करते थे। डेक्स एक घर की छत पर चढ़ा और ध्यान से देखा कि नीचे क्या हो रहा था। 2 गार्ड्स ड्यूक भान के रेजिडेंस के चारों ओर रात का लुक अराउंड कर रहे थे। डेक्स ने उनका आकलन किया और फैसला किया कि वे उतने स्ट्रांग नहीं थे। गार्ड्स में से एक को एक अजीब फीलिंग महसूस हुई। उसने ऊपर देखा, कुछ सस्पिशियस खोजने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने पड़ोसी घर की छत की ओर इशारा किया। वहां कोई अजीब था और उसे पर्सन कहना मुश्किल था। डेक्स को वेट करने का कोई मतलब नहीं लगा। वो अपनी नई पावर को आजमाने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत लिच ऑफ आर्गम को समन किया। प्लेयर के चारों ओर की हवा में वाइब्रेट होने लगी। गार्ड्स ने तुरंत प्रेशर महसूस किया। एक अज्ञात फोर्स के फ्लैश ने उनके चारों ओर सब कुछ हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये एक अटैक था। डेक्स के चारों ओर की पावर छट गई, लेकिन उसके शरीर से अभी भी एक भयानक डार्क एनर्जी निकल रही थी।
उसके चेहरे पर एक लाल स्कल मास्क दिखाई दिया। अरिमेर सफलतापूर्वक उसके शरीर में प्रवेश कर गया। डार्क एनर्जी की जीभें गार्ड के चारों ओर घूमने लगी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी स्वॉर्ड की मूठ पकड़ी। अज्ञात प्लेयर छत पर खड़ा रहा और कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी डार्क मैजिकल एनर्जी उसके शरीर से निकलती रही। गार्ड ने अपने दांत भींचे, जानते हुए कि उनका सामना एक सीरियस एनिमी से था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि डेंजर बहुत बड़ा था। इसलिए उसने रिले को आदेश दिया कि वो विलेन को पकड़ने के लिए सब कुछ करे। उस आदमी ने आगे आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे डार्क मेज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। रिडल असहमत था। बात तब खत्म हो गई जब डार्क एनर्जी ने भयानक डेमोनिक क्रीचर्स का रूप ले लिया। रिडल ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ दिया और अपनी रक्षा के लिए एक होली शील्ड को समन किया। एक ब्राइट सनशाइन तुरंत उसके चारों ओर रोशन हो गया और डार्क फोर्स को दूर भगा दिया। डेक्स ने गार्ड के एक्शंस को देखते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। लड़के ने उनकी एबिलिटी और इंटेलिजेंस की सराहना की। ठीक उसी मोमेंट पर जब रिडल डार्क फोर्स के अटैक से लड़ रहा था, पहला गार्ड डेक्स की ओर दौड़ा। गार्ड की आंखों में एक गोल्डन ग्लो वापस लड़ रहा था। वो दहाड़ा अपने शरीर में सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा था ताकि एनिमी को एक ही ब्लो से कुचल सके। सिवाय इसके कि अजनबी अपनी ओर आ रही सारी कॉम्बैट पावर को देखकर डरा नहीं। डेक्स के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसके पीछे से हाथ में एक लंबा स्पीयर लिए एक डिमोनिक क्रीचर दिखाई दिया और गार्डियन की ओर अपना वेपन तान दिया। डीमन द्वारा दागा गया डार्क स्पीयर पल भर में गार्ड की छाती को छेद गया और पैलेडिन की आंखें दर्द और जो हुआ था उसके एहसास से बाहर निकल आईं। पल भर में गार्ड का शरीर सूखने लगा। उस आदमी ने अपना सिर उठाया और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया कि उनके सामने वाला एनिमी एक नेक्रोमांसर था। पैलेडिन की स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। रिली ने हॉरर से अपने पार्टनर के वेपन को घूरा। रिली ने अपने पार्टनर को चीखते हुए सुना। वो आदमी डर से कांपने लगा, ये महसूस करते हुए कि पावरफुल फोर्स सचमुच नेक्रोमांसर की हो सकती है। जैसे ही वो इस थॉट के साथ मुड़ा कि उन्हें तुरंत रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है, एक डार्क स्पीयर ने रैटल को पल भर में भेद दिया। डेक्स इस जगह पर एक असली बैटल नहीं चाहता था और वो गार्ड्स को हंगामा करने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने उनसे जल्दी निपट लिया। दो गार्ड्स बिना साइंस ऑफ लाइफ के ठंडी टाइल्स पर ऊपर लेटे हुए थे। डिमोनिक डार्क एनर्जी उनसे लगातार रिस रही थी। डेक्स की आंखों में एक मुस्कान थी, डार्क पावर से एक ग्लिमर ऑफ लाइट। अब उसके पास अपनी नई पावर और कैपेबिलिटीज का पूरी तरह से अनुभव करने का एक शानदार मौका था। गार्ड्स के बेजान शरीरों को डार्क एनर्जी ने उठा लिया और उन्हें ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जैसा कि डेक्स ने चाहा, उन पर एक भयानक फेट आने लगी। पल भर में दोनों गार्ड्स डार्क पावर से भर गए और अनडेड बन गए। उनकी स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती थी कि जब वे जिंदा थे तब उनमें कितनी पावर थी। इस एबिलिटी को पाकर डेक्स खुशी से भर गया। वो उस स्मग जीएम ग्रुप प्लेयर के बारे में सोचता रहा। नेक्रोमांसर्स के पास एक बहुत ही डरावनी और रूथलेस पावर थी। उनके शरीरों में बहने वाली डार्क मैजिक अनडेड को एंडलेसली समन कर सकती थी। ऐसा करने के लिए उन्हें केवल कॉर्प्सेस और एनर्जी की अच्छी सप्लाई की जरूरत थी। इसकी बदौलत नेक्रोमांसर भयानक मरे हुए लोगों की एक पूरी आर्मी खड़ी करने में सक्षम था। एक नेक्रोमांसर में एक पूरी आर्मी को बदलने की पावर थी। यही कारण है कि नेक्रोमांसर्स मेजर मिलिट्री एक्शंस या सीजेस में बहुत मूल्यवान थे। और इस रात डेक्स नाम के एक युवा प्लेयर ने अपनी पावर से मारे गए गार्ड्स को रिवाइव करके अपनी नई एबिलिटीज का टेस्ट करने का फैसला किया। डेक्स की स्ट्रेटेजिक माइंडसेट थी, इसीलिए उसने एक क्विक डिसीजन लिया और रेजिडेंस को सीज करने की तैयारी की। नीचे असली केओस चल रहा था। नाइट्स ऑर्डर्स दे रहे थे और उनका पहला थॉट था कि रेजिडेंस पर पार्केल के किंगडम ने अटैक किया है। दुर्भाग्य से जिन सीक्रेट नाइट्स से मदद की उम्मीद थी वे पहले ही मर चुके थे। स्केलेटन्स डार्क फोर्सेस के गुलाम बन चुके थे। उस आदमी ने डर से अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां इविल मैजिक का मुख्य क्लस्टर स्थित था। डेक्स लोगों को प्रिजनर नहीं बनाता था, आज वो पावर का पूरा मजा लेगा। उस लड़के ने शैतानी मुस्कान दिखाई और बचे हुए नाइट्स की ओर अपनी इंडेक्स फिंगर लहराई। नाइट्स के सामने एक बहुत लंबा और बड़ा वॉरियर उठा। उसके चारों ओर एक डार्क ऑरा फैल गई। नाइट्स ने हॉरर से ऊपर देखा। फियर, पेन एंड टेरर नाइट्स के शरीरों में भर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और अब उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। डेक्स अपने चेहरे पर मुस्कान लिए नाइट्स की ओर नीचे चला गया। प्लेयर ने अपनी आर्मी के रैंक्स में उनका स्वागत किया। उसने उन्हें अपना पहला ऑर्डर दिया। नए बदले हुए फीन्स अपने मास्टर के सामने घुटने टेक दिए। अब लिविंग स्केलेटन्स होने के कारण वॉरियर्स को ड्यूक भेना को खोजने का काम सौंपा गया था। नाइट्स तुरंत अपने नए मास्टर का बिडिंग करने चले गए। डार्क पावर्स होने के कारण वे क्विक जंप्स के साथ आगे बढ़ सकते थे। डेक वहीं रहा। अपना सिर ऊंचा करके लड़के ने देखा कि नाइट्स ड्यूक को पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं। ये गेम उसके लिए और भी मजेदार होता जा रहा था। एक भयानक प्रेशर और समझ से बाहर जोरदार आवाजें महसूस करते हुए ड्यूक अपने चेहरे पर हॉरर के साथ अपने बेड पर उछल पड़ा। डर से उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उस आदमी ने चारों ओर देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसके गार्ड्स कहां चले गए हैं।
वो जिस एक्साइटमेंट का अनुभव कर रहा था उसकी वजह से ड्यूक की आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स थे। नाइट्स में से एक ड्यूक के बेडरूम में घुस गया और तुरंत ड्यूक से पूछा कि वो देर से नहीं बल्कि जल्दी रेजिडेंस से बाहर निकल जाए। वॉरियर बहुत डरा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ड्यूक को केवल इतना बता सका कि असली लिच उनके पास आया है। ये नाम सुनकर ड्यूक बर्चिन तुरंत चौंक गया। वो इस नाम को जानता था और एक ठंडा डर उस आदमी के शरीर में दौड़ गया। वो आखिरी पल तक जो सुना था उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जब ड्यूक ऑर्डर्स दे रहा था तो उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि रेजिडेंस के कॉरिडोर्स में डार्क मैजिक फैल रही है। डेक्स उन सभी जगहों को महसूस कर सकता था और देख सकता था जहां उसकी पावर पहुंच सकती थी। उसकी आंखें संकरी हो गईं जब उसने उसे ढूंढ लिया जिसे वो खोज रहा था। डार्क फोर्सेस के आने को महसूस करते हुए ड्यूक वहीं जम गया। वो आदमी अपनी जान के लिए पूरी तरह से डर में था। 3 नाइट्स ड्यूक के बेडरूम में घुसे, लेकिन वे सभी पहले से ही स्केलेटन्स थे और बहुत डरावने दिख रहे थे। डार्क मैजिक उनके चारों ओर वाइब्रेट कर रही थी। जो अभी भी जिंदा थे उन्होंने भी एक भयानक फोर्स के आने को महसूस किया। वे लोग मुड़े और सामने जो नुकसान हुआ था उसे देखकर हॉरिफाइड हो गए। बस एक पल में वॉरियर्स का खून पहले ही बह चुका था। अनक्लीन ने हारे हुए नाइट की पीठ पर माथे पर शिकन डाली और उसकी स्वॉर्ड को बीच में ही पकड़ लिया। वो आदमी टेरिफाइड था और उसने उसे अपने पास न आने का ऑर्डर दिया। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसके रेजिडेंस में मरे हुए लोग कहां से आ सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों को ड्यूक बर्चिन के ऑर्डर्स की परवाह नहीं थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। किसी पॉइंट पर ड्यूक ने मरे हुए लोगों के पास रखे वेपन्स पर ध्यान दिया और अपने बड़े हॉरर के लिए बर्चिन ने स्वॉर्ड को पहचान लिया। कुछ ही समय पहले वो मरा हुआ आदमी जो अब उस पर मंडरा रहा था एक नाइट था जो ड्यूक बर्चिन की खातिर किसी भी पल अपनी जान देने को तैयार था। बर्चिन ने मरे हुए लोगों को और करीब से देखा और तुरंत महसूस किया कि वे सभी कभी जिंदा थे और उसकी सेवा कर रहे थे। ड्यूक कांप गया। अब वो वर्ड्स की लिच यहां आया था, महज फिक्शन नहीं थी। बर्चिन ने अपनी आंखों से देखा था कि नेक्रोमैंसर मैरिन के किंगडम में प्रकट हुआ था। मरे हुए लोगों के पीछे एक जिंदा आदमी दिखाई दिया। डेक धीरे धीरे ड्यूक की ओर चला। एक धीमी आवाज में और हल्की मुस्कान के साथ प्लेयर ने ड्यूक भाने का स्वागत किया। किसी भी चीज से ज्यादा उस आदमी को डेड मैन से घिरा हुआ ये यंग मैन अपने बेडरूम में देखने की उम्मीद नहीं थी। उसके होठों से एक हताश हंसी निकली। प्लेयर के होंठ और भी चौड़े हो गए। वो सचमुच कुछ चाहता था और अब वो अपनी विश को पूरा कर पाएगा। जिस पर ड्यूक बर्चिन ने यंग मैन को अपनी विश स्टेट करते हुए सुना, वो आदमी कांप उठा क्योंकि वो ड्यूक को डिस्ट्रॉय करने ही आया था। यही प्लेयर की एकमात्र विश थी, इसलिए ड्यूक अब जो भी वर्ड्स कह सकता था उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। बर्चिन की आंखों में आंसू आ गए। वो पलक झपकते ही 1 दर्जन साल बूढ़ा हो गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं जो उस रात से पहले नहीं थीं। डेक्स हंसा। ये दुख की बात थी कि ड्यूक अभी भी नहीं समझ पाया था। आखिरकार उस आदमी को उन लोगों को अच्छी तरह से चुनना चाहिए था जिनका वो फायदा उठाना चाहता था। डेक्स और करीब आया इस बारे में बात करते हुए कि वो बैटल को देखना कैसे पसंद करेगा और उसे थ्रोन पर ड्यूक को देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक छोटा सा कारण था जिसकी वजह से डेक्स को उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। प्लेयर का चेहरा बिगड़ गया। कारण यह था कि वो पिस्ड ऑफ था। ड्यूक ने हॉरर से प्लेयर को देखा। वे दोनों नहीं जानते थे कि एनपीएस के लिए कोई और लाइफ स्टोर में थी या नहीं, लेकिन एक बात जिस पर उन्हें यकीन था वो ये थी कि हारने का कोई रास्ता नहीं था। ड्यूक बर्चिन की चीखें हर वर्ड के साथ बढ़ती गईं। वो प्लेयर से दया की भीख मांगने लगा, वादा किया कि वो जो कुछ भी चाहेगा वो करेगा। 3 मरे हुए आदमी उस आदमी की ओर बढ़ने लगे। वे लॉर्ड की विल की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। ड्यूक का बेडरूम एक लाल लाइट से रोशन हो गया। मरे हुए लोगों में से एक ने डार्क मैजिक की जीभों के साथ अपनी स्वॉर्ड को तेजी से घुमाया जो उस पर तेजी से डेवलप हो रही थीं, और बस 1 सेकंड में उसका सिर उसके कंधों से कट गया। ड्यूक बर्चिन ने अपनी सारी होप्स और ड्रीम्स खो दिए। इस रात उसका रेन समाप्त हो गया। आखिरकार साइंस डेक्स के चारों ओर पॉपअप हुए, मुस्कुराया जब एक ने दिखाया कि उसे 53,000 डिसेंसी मिली है। जैसे ही डेक्स के पास डिसेंसी पॉइंट्स आए, तानुक और एली तुरंत अपने होस्ट की प्रेजिंग करने लगे। वे उसके लिए अविश्वसनीय रूप से खुश थे। डेक्स जानना चाहता था कि स्ट्रेंथ की कोई लिमिट्स हैं या नहीं। टोनी ने खुशी से अपने हाथों को रगड़ा जबकि उसके मास्टर के पास डिसेंसी पॉइंट्स थे। इस फैक्ट ने प्लेयर को बहुत खुश किया। उसने अपना हाथ उठाया जिसमें डार्क पावर खेल रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान चमक उठी। ठीक उसी मोमेंट पर ड्यूक बर्चिन का शरीर हवा में उठना शुरू हो गया। उसका कटा हुआ सिर अभी भी उसके शरीर के पास मंडरा रहा था, अपनी अनस्टॉपेबल पावर को कंट्रोल करते हुए। डेक्स मुस्कुराया क्योंकि वो अभी भी अपने चारों ओर बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था। ड्यूक का सिर वापस उसके शरीर से जुड़ गया। उस आदमी की आंखें एम्प्टीनेस से भर गई थीं। वो अब वो आदमी नहीं था जो वो हुआ करता था। उसी रात होली एम्पायर ऑफ शेन में शांति नहीं थी। हाई प्रीस्ट अमिन ने अपना सिर उठाया और मून को देखा जो उसकी खिड़की से अंदर आ रहा था। एक अजीब अनईजीनेस से उस आदमी का दिल भर गया। अमिन ने उस दिशा में अपना सिर झटका जहां से उसने एड्रेस सुना था।
इस देर रात उसने किसी और के जागने की उम्मीद नहीं की थी। दरवाजे पर एक यंग गर्ल दिखाई दी। उसके लंबे बाल खुले थे और उसका चेहरा उदास था। सेंट सिल्विया किसी बात से परेशान थी। लड़की ने आदमी से कुछ टाइम देने को कहा। वो सरप्राइज था क्योंकि उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। लड़की की आवाज बहुत शांत और उदास थी। उसने कहा कि आर्केडिया के मेनलैंड पर कहीं एक डार्क फोर्स फैल गई थी। हाई प्रीस्ट की नजर तुरंत शार्प और सीरियस हो गई। उसने पल भर में डार्क पावर और उसे बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति के बारे में सोचा। अमेन ने लड़की को एड्रेस किया। उसकी आवाज वाइब्रेट हुई और फिर भी वो विनम्रता से बोला। लड़की एग्जॉस्टेड थी और वो सब याद करने लगी जो उसने देखा था। ड्यूक बर्चन का नाम लिया गया और उस आदमी ने तुरंत टाइटल को पहचान लिया। उसने महसूस किया कि वो किंगडम ऑफ इफ सिल्विया का सबसे पावरफुल मैन था। जिसने इस आदमी से जुड़ा एक विजन देखा तो वो पहले ही मर चुका है और डार्क फोर्स मैरन के किंगडम में फैल गई है। सेंट सिल्विया अपने आंसू नहीं रोक पाई। अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर दबाकर लड़की हेल्पलेसनेस में सिसक उठी। आमेन उस यंग गर्ल के पास गया और उसे कंफर्ट देने के लिए उसके चारों ओर अपनी बांह डाली। उसने इस बारे में बात की कि वो कैसे सेफ थी और ये सब महज एक ड्रीम था। हॉल में अचानक एक और आदमी दिखाई दिया। वो आदमी तुरंत घुटने टेक दिया। होली प्रीस्ट के किसी भी ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार था। इगोडिल हाईएस्ट क्लास का एक होली नाइट था। उस आदमी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें करेज और डिटर्मिनेशन से भरी थीं। वो एक नया ऑर्डर सुनने आया था। होली एम्पायर शेंट के हाई प्रीस्ट ने नाइट को इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए धन्यवाद दिया। इयन ने उसे मेरिट के किंगडम में जाने को कहा। इस बीच डार्कनेस ने ड्यूक के रेजिडेंस को पूरी तरह से निगल लिया था। वो जगह केओस में थी। डेक्स ने अपना हाथ घुमाया, डार्क पावर को रिलीज किया और अपनी क्रिएशन पर फिनिशिंग टचेस डाले। ये इस जगह के लिए एंड था। पड़ोसी घर की छत की ऊंचाई पर होने के कारण वो लड़का नीचे क्या हो रहा था उसे देख रहा था। उसके सामने फिर से साइंस दिखाई दिए। प्लेयर ने अपने सिर से हुड फेंक दिया और मुस्कुराया, अपने वर्क से सैटिस्फाइड। अगर डेक्स को पता होता कि वो नेक्रोमैंसर के रूप में खेल सकता है, लेकिन तब वो झिझका क्योंकि तब उसे हर रोज मरे हुए लोगों को देखना पड़ता। प्लेयर ने अपना हाथ उठाया जिसके चारों ओर एक डार्क फोर्स पल्स कर रही थी। ये एक पावरफुल वेपन था, लेकिन डेक्स इसे हर समय इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। टैनिक रिलैक्स दिख रहा था जब तक कि डेक्स उसके पास नहीं आया, जो जानना चाहता था कि उसने इस पावर का उपयोग करने के लिए कितने डिसेंसी पॉइंट्स खर्च किए हैं। डीमन कंफ्यूज नहीं हुआ और एक बड़ा कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेट करने लगा जैसे कि इस लाइफ में उसका वोकेशन अकाउंटिंग था। थोड़ी देर बाद डीमन ये कैलकुलेट करने में सक्षम था कि डेक्स ने इस मिशन पर जितने डिसेंसी पॉइंट्स कमाए थे उससे कम खर्च हुए थे। डेक्स ने ध्यान दिया कि डीमन ने लगभग उसे सिंपलटन कहा, लेकिन टांचिक जल्दी से होश में आया और उसे आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं था। किसी भी केस में डेक्स को वो अमाउंट पसंद नहीं आया जो टॉनिक ने कैलकुलेट किया था। उस लड़के ने डीमन को प्राइस कम करने का ऑर्डर दिया। सेतन सरप्राइज से चौंक गया। उसने सोचा कि डेक्स ऐसी चीज की डिमांड करने की हिम्मत नहीं करेगा। डीमन रेजिस्ट करने लगा क्योंकि ये कोई बाजार नहीं था जहां बार्गेन किया जा सके। डेक्स कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और प्राइस कम करने पर जोर दिया। डीमन का हाथ कस गया। वो अपने मास्टर के बिहेवियर पर एंगर से बाहर था। वो सचमुच उस पावर के लिए प्राइस कम नहीं करना चाहता था जो वो उसे दे सकता था। डेक्स अटल था। प्लेयर ने तुरंत टैनिक को थ्रेटन किया कि अगर उसने प्राइस के बारे में कुछ नहीं किया तो वो केवल एली के साथ कोऑपरेट करेगा। वो स्टेटमेंट सुनकर एली तुरंत एक छोटे स्टारलेट की तरह चमक उठी। वो सभी पॉइंट्स पाकर खुश होगी और उन्हें एक डीमन के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। सेतन ऐसा नहीं होने दे सकता था और तुरंत प्राइस ड्रॉप करना शुरू कर दिया। अगर वो इंटेग्रिटी के बिना रहता है तो वो अपनी पिछली पावर वापस नहीं पा सकता है। उसने जो अमाउंट सुना वो डेक्स को सूट नहीं करता था, इसलिए उसने बेरहमी से उससे पूरे 10,000 पॉइंट्स हटा दिए। वे लोग एक विशियस वर्बल फाइट में पड़ गए और एली ने इसे देखा। थोड़ी देर बाद टैनक और डेक्स एक ऐसी प्राइस के साथ आने में सक्षम थे जो उन दोनों के सूट करेगा। डीमन ने मुझे आश्वासन दिया कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा। उन्होंने आखिरकार हाथ मिलाया, भले ही डीमन का हाथ प्लेयर के हाथ से 10 टाइम्स स्मॉलर था। डेक्स के सामने फिर से नोटिफिकेशंस के साथ विंडोज पॉपअप हुए। उसे एक और टाइटल दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेयर इस बात से सरप्राइज था कि उसका नेगोशिएशन स्किल 7th लेवल तक बढ़ गया था। टैनिक इस आउटकम से टूट गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो इतनी कम प्राइस तक बार्गेन कैसे कर पाया। डेक्स वापस रेजिडेंस की ओर मुड़ा और अपनी क्रिएशन पर एक और नजर डाली। मैनर को उसकी विल से बहुत नुकसान हुआ था। डेक्स ने अपने कंपेनियंस को फॉर द टाइम बीइंग यहां रहने के लिए कहा, लेकिन प्लेयर थोड़ी देर के लिए गेम लीव करने वाला था। टैनिक और एली ने सरप्राइज से डेक्स को घूरा। डेक्स दूर घूर रहा था, केवल वही फिनिश करना चाहता था जो उसने शुरू किया था, और एली ने उसे इंटरेस्ट से देखा। जे यून लेजली अपना माउस व्हील घुमा रहा था और आर्केडिया की न्यूज फीड के साथ साथ फोरम्स का भी अध्ययन कर रहा था जहां प्लेयर्स अपने इंप्रेशंस शेयर करते थे। डेक्स ने अपना हाथ फैलाया। उसके पास अपनी प्लान को पूरा करने के लिए जरूरी सारे मटेरियल्स थे। वो लड़का मुस्कुराया क्योंकि अब उसे बस ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली देनी थी और तब जीएम ग्रुप का वो यंग रिच मैन उसे पूरा पे बैक करेगा।
पहले जे MMORPG गेम्स का शौकीन था। ये ओपन वर्ल्ड कंप्यूटर गेम्स थे। ये पहली बार नहीं था कि वो लड़का जू या GM ग्रुप जैसी कंपनी से टकराया था, इसीलिए जे के पास बहुत एक्सपीरियंस था। उसने सबसे सूटेबल मेथड ढूंढा। जिस क्षण मिस्टर GM ग्रुप को पनिश और फ्रेम करने का थॉट जे के हेड में आया, सबसे पहले उसने बहुत सारा वीडियो मटेरियल कलेक्ट किया जो उसकी प्लान को रियलाइज करने में मदद करेगा। सबसे पहले उस लड़के ने फुटेज फाइल खोली और उसमें चॉय की ड्यूक बर्चिन से बात करने की फुटेज थी। जे धीरे से हंसा, इस बात से सैटिस्फाइड कि उसने टांचिका और एली को उन पर नजर रखने के लिए भेजकर कोई गलती नहीं की। लड़के की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलीं। एक पैसेज में ड्यूक ने उन प्रॉफिट्स के बारे में बात की जो उन्हें बैटल शुरू होने पर होंगे। फिर ग्रेन पर होने वाले संभावित प्रॉफिट्स की बात हुई जिसे उन्होंने पहले से खरीद लिया था, साथ ही प्लेयर्स का मजाक उड़ाया गया था। जे इस बात से बहुत खुश था कि वीडियो कैसे एक कोहेरेंट और बहुत अनफेवरेबल पिक्चर में ढल गया, और जब ये पूरा हो गया तो उस लड़के ने इस वीडियो को एक बहुत ही कैची टाइटल के साथ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। जाहिर है चॉय ने खुद वीडियो देखा। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ हो रहा है। व्यूज की संख्या और आम प्लेयर्स द्वारा छोड़ी गई कमेंट्स का हॉरर उस यंगस्टर को सिर से पांव तक ढक गया। चॉय की पीठ के पीछे से स्मिथ दिखाई दिया। वो आदमी अपनी मुट्ठी में हंसा। इस फैक्ट के बावजूद कि उसका वॉर्ड गिर चुका था, वो आदमी हैरान था कि वो चॉय के पास से गुजरने में कामयाब रहा। उन्होंने मॉनिटर को मूर्खता से घूरना जारी रखा और इस बात पर डिस्कस किया कि ये कैसे संभव है कि कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई जबकि रूम में कोई नहीं था। चॉय का एंगर इतना स्ट्रांग था कि उस लड़के ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे स्क्रीन मॉनिटर पर दे मारा। स्क्रीन तुरंत टूट गया और बुझ गया। यंग मैन का एंगर बहुत ज्यादा था। उसके मुट्ठी से गर्म खून बह रहा था, लेकिन अब बात जख्मों की नहीं थी। उसने खुद से वादा किया कि वो पता लगाएगा कि ऐसा वीडियो कौन बना सकता है। जॉन स्मिथ ने अपने हीटेड वॉर्ड के कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने यंगस्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पर ध्यान देने की सलाह दी। यंग मैन का फोन शार्पली वाइब्रेट करने लगा। उस लड़के ने नीचे देखा और पाया कि चेयरमैन का कॉल आ रहा था। अगर चेयरमैन ने खुद अपने यंगेस्ट सन को कॉल किया तो उसे वीडियो के बारे में पहले से ही पता था और उसकी प्लान फेल हो चुकी थी। न्यूज एंकर सीधे हॉट न्यूज और आर्केडिया में हुई इंसिडेंट पर चली गई। आगे इस बारे में बात की गई कि GM ग्रुप के माध्यम से गेम में कितना मनी इन्वेस्ट किया गया था। नतीजतन GM ग्रुप जल्द ही कमीशन से एक स्टेटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। ली मुयोंग ने अपनी बाहों को छाती पर बांध लिया और कंपनी इंसिडेंट के बारे में न्यूज को बिना किसी इमोशन के सुना। वो लड़की हंसी। वो सरप्राइज थी। उसकी मेमोरी में इतना बड़ा स्केल का इवेंट जहां एक वर्चुअल गेम आउटसाइड वर्ल्ड को इस तरह से अफेक्ट करे पहली बार था। मांगचन ने अपनी बॉस को सरप्राइज से देखा। उसने फैसला किया कि न्यूज आइटम्स को पब्लिश करने के लिए उससे पूछताछ करना बेहतर होगा। वो लड़की अचानक अपनी डेस्क से उठी और इस न्यूज के पब्लिकेशन के लिए पूरी तरह से सहमत थी। वो चाहती थी कि ये केस दूसरी कंपनीज के लिए एक एग्जाम्पल बने। वो आदमी और भी सरप्राइज था जब मुयोंग GM द्वारा कुछ भी करने का फियरलेसली वेट कर रही थी। वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार थी। उसने अपनी आंखों में एक शार्प लुक के साथ डायरेक्टर को देखा। उस आदमी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे अब बिग कंपनी से इस तरह की एंटिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खुश थी कि ऐसा हुआ, लेकिन वो लड़की वीडियो पोस्ट करने वाले प्लेयर को लेकर बहुत वरीड थी। हेडमास्टर की आवाज इंग्लिशिएटिंग हो गई। वो लड़की मुस्कुराते हुए इवेंट्स के डेवलप होने की एडमायर कर रही थी। आखिरकार एक प्लेयर के एक्शंस ने काफी स्टर पैदा कर दिया था। उसने अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया और सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। मुयोंग वरीड थी कि क्या एक अकेला प्लेयर बहुत बड़ा बर्डन ले रहा था। जे ऑडिटोरियम में टेबल पर मीठी जम्हाई ले रहा था। वो गेम प्ले और अभी जो कुछ भी चल रहा था उससे बहुत टायर्ड था। इसके विपरीत जे विगर और विगर से भरा था। स्टूडेंट उछलकर जे के पास आया और न्यूज और GM ग्रुप के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक्साइटेडली बात की। स्लीपी जे ने अपना सिर उठाया और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे इस मैटर की जानकारी नहीं है। उसे ये साफ नहीं था कि इतनी ग्रेट कंपनी चाइल्डिश गेम्स में क्यों लगी हुई थी। जे ने अपना सिर उठाया और अविश्वसनीय प्राइड और कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्रेंड को अश्योर किया कि आर्केडिया सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि एक असली सेपरेट वर्ल्ड है। वो लड़का अपनी बांह पर झुक गया और मुस्कुराया। वो स्टूडेंट से आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से उसकी असर्शन से सहमति जताई। जे ने ऑडियंस के चारों ओर देखा और न्यूज पर दूसरे लोगों की रिएक्शंस देखीं जो हर जगह घूम रही थीं। लोगों की रिएक्शंस बिल्कुल वैसी थीं जैसी उस लड़के ने चाही थीं। चॉय जागू इस समय सभी जर्नलिस्ट्स के निशाने पर था। एक वर्चुअल गेम का उपयोग करके ट्रेडिंग स्पेकुलेशन के बारे में कई डिबेट्स हुई हैं। जे मुस्कुराते हुए उन न्यूज को पढ़ रहा था जिनके बारे में अभी बात की जा रही थी और जिसमें इतनी रेप्यूटेबल कंपनी शामिल थी। डिपार्टमेंट में एक नए प्रोफेसर आए। उस आदमी ने ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों का स्वागत किया। कॉन्वर्सेशंस तुरंत धीमी हो गईं और स्टूडेंट्स का ध्यान प्रोफेसर पर टिक गया। कंगपिल जून ने खुशी से अपना परिचय दिया और बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को बताया कि वो R&D डिपार्टमेंट से है। चूंकि वो आदमी बहुत सारी अननेसेसरी बातें कर रहा था, स्टूडेंट्स ने आहें भरना शुरू कर दिया।
वे खुद लेक्चर तक पहुंचना ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जे.यू. पिलजून को इंटरेस्ट से सुन रहा था। डीमन एक पेड़ की शाखा पर बैठा और मीठी जम्हाई ली। वो बोर्ड हो रहा था और जल्द से जल्द अपने मास्टर को देखना चाहता था। अचानक टॉनिक को मैजिक पावर महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने पूरे शरीर को कस लिया। जब डीमन मुड़ा तो उसने एक उठा हुआ फ्लैग देखा जो हवा में लहरा रहा था। उस पर स्टार और सन का सिंबल था, सेंट्स का साइन। एक अभूतपूर्व पावरफुल एनर्जी उन लोगों से बह रही थी जो ईगो डील के रूप में मार्च कर रहे थे। होली नाइट जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और अपने पीछे नाइट्स को ले जा रहा था। डीमन ने अपने लाइफ के लिए एक बड़ा डेंजर महसूस किया। माथे पर शिकन डालते हुए उसने एली को चारों ओर देखा। उसे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना था। एगोदिल के सामने मरे हुए लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने जबड़े खटखटाए और होली नाइट को आगे नहीं जाने देने वाले थे। केवल हाईएस्ट रैंक का होली नाइट ही फियरसम डेड से बिल्कुल नहीं डरता था। अपने सामने अपना हाथ उठाते हुए उस आदमी ने हेवन से लाइट को बुलाया। ईगो डील की पावर तुरंत मरे हुए लोगों के शरीरों में घुस गई। वे चीख उठे, अपने डिफेंसेस को संभाल नहीं पा रहे थे। लाइट अनडेड के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव थी और बस कुछ ही मोमेंट्स बाद होली नाइट के सामने एक भी एनिमी नहीं बचा। खाली आर्मर जमीन पर गिर गए और बोनी बॉडीज इंसिनरेटेड हो गए। उस आदमी ने खाली आर्मर के सामने अपना घुटना टेका। उसने एक प्रेयर की, डिपार्टेड को पीस से सोने की विश की। वो इस बात से एंग्री था कि सेंट सिल्विया का विजन ट्रू था। उसने फ्रस्ट्रेशन में मुंह बिगाड़ा और खुद को कोसा कि उन्हें जल्दी पता क्यों नहीं चला। इस पॉइंट पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी। ईगो डील ने यह फैक्ट स्टेट किया कि उनके सामने मिडिल टू अपर क्लास विकेडनेस एक फैक्ट था। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और हाई प्रीस्ट के पास जाने और यहां जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट करने का ऑर्डर्स दिया। इस बीच पिलजून उस कारण के बारे में एक्साइटेडली बात कर रहा था कि वो आज इन स्टूडेंट्स को लेक्चर देने क्यों आया। एक टेस्ट कंडक्ट करने का फैसला किया गया था। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी नेसेसरीली ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है। हालांकि हर कोई अलग है और ब्रेन्स भी हम बाकी लोगों से उतने ही अलग हैं। उस आदमी ने अपनी फोकस्ड गेज को पूरे ऑडियंस में घुमाया। उसे उम्मीद थी कि इन दीवारों के भीतर उन्हें टैलेंट मिलेगा। अब स्टूडेंट्स प्रोफेसर के वर्ड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वे लड़के उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसी तरह जे.यू. पिलजून के वर्ड्स में पूरी तरह से अब्सॉर्ब्ड था। ब्रेन और मशीन के बीच ट्रांसमिशन स्पीड को परसेंटेज के रूप में मापा जा सकता था। ये जितना हायर होता था, इन्फॉर्मेशन उतनी ही तेजी से परसीव होती थी। पिलजून ने स्टूडेंट से ये टेस्ट लेने को कहा और देखा कि क्या कोई इस टैलेंट के साथ है। कांग-टू ने अपना हाथ ऊपर उठाया। वह लड़का फियरलेसली ये टेस्ट सबसे पहले लेने को तैयार था। वो अपनी एबिलिटीज में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। स्टूडेंट्स गर्ल्स के इस तरह के स्ट्रॉन्ग जील से कुछ सरप्राइज थे। इसके विपरीत इस स्टूडेंट की ब्यूटी पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग को भूल गईं। उसी मोमेंट पर जे.यू. हिचकिचाया और उदास लुक के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। जे.योंग ने तुरंत अपने फ्रेंड का बदला हुआ मूड देखा और चुपचाप पता लगाने का फैसला किया कि क्या गलत था। जे.यू. ने उस स्टूडेंट को देखा जो पल्पिट की ओर चल रहा था। उसे याद आया कि ये लड़का स्कूल में जे.योंग के साथ उसी क्लास में था। जे.यून ये भी जानता था कि जिस लड़की को जे.योंग पसंद करता है वो कांग-ताओ के साथ अच्छे टर्म्स पर है और वे उसी एसोसिएशन में है जहां ये स्टूडेंट हेड स्टूडेंट था। अनावश्यक थॉट्स को एक तरफ धकेलते हुए जे.यून ने अपनी आंखें लेक्टन पर वापस कर लीं। अपना सिर हथेली पर रखते हुए उस लड़के को इस लेक्चर में इंटरेस्ट था। जैसे ही स्टूडेंट जे.यून के पास से गुजरा, उस लड़के को एक अजीब पल्स महसूस हुई जिससे उसका पूरा शरीर हिल गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कांग-ताओ ने इसे देखा और टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। स्टूडेंट की आवाज में एरोगेंस का एक नोट था। स्टूडेंट और प्रोफेसर ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उस आदमी ने उस लड़के को उसके पीछे चलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन जे.यून बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा था। उसे इस स्टूडेंट को सीधे तौर पर अपने प्रति नापसंद नहीं लगा। उस लड़के की सोल में एक्साइटमेंट बढ़ गया। स्टूडेंट कैप्सूल में रखा गया और उसके चेहरे पर गॉगल्स लगाए गए। पिलजून अपने असिस्टेंट के साथ उसके बगल में खड़ा था। उसने कहा कि कैप्सूल सिंक्रोनाइजेशन स्पीड को माप सकता है। कैप्सूल में लेटे हुए स्टूडेंट पर थोड़ी सी एंजाइटी छा गई, लेकिन उसने प्रोफेसर की आवाज सुनी और थोड़ा रिलैक्स हुआ जब उसने अश्योर किया कि प्रोसीजर फुली सेफ है। पिलजून ने बड़े एंथुजियाज्म के साथ अपना टैबलेट अपने हाथों में लिया। वो आदमी पहले से ही एक्सप्लोरिंग शुरू करने के लिए उत्सुक था। स्टूडेंट्स का एकमात्र थॉट था कि वो बाकी सभी को ये प्रूव करे कि वो कितना केपेबल था, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने फ्रेंड जे.योन को नीचा दिखाना चाहता था। जे.यून के चेहरे के बारे में सोचते हुए कुंग-ताओ सर्टेनिटी से कह सकता था कि ये स्टूडेंट स्ट्रेंज था और उसे वो पसंद नहीं था। कैप्सूल ने काम करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर नंबर्स दिखाई दिए। ये वो स्कोर था जो कांग-ताओ के ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन को डिटरमिन कर सकता था। पिलजून ऐसे ग्रेट रिजल्ट पर शॉक्ड था। उसने तुरंत अपना ग्लासेस फिक्स किया और अपनी नजर क्लिपबोर्ड पर नीचे की। ये रिजल्ट गुड था। ताओ कैप्सूल से बाहर निकला और अपने गॉगल्स उतार दिए। प्रोफेसर ने ध्यान दिया कि अगर थोड़ा और तो स्टूडेंट रिकॉर्ड ब्रेक करने में सक्षम हो जाएगा, जिसमें 26% शामिल था। पिलजून ने अपनी नजर ऑडियंस पर वापस की और इस टेस्ट को लेने के लिए तैयार अगले व्यक्ति को खोजने के लिए ज्यादा एक्साइटेड था।
अनप्लेजेंट मैन को ह्यूमिलिएट करने की डिजायर हावी हो गई। ताओ ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और स्टूडेंट्स में से एक की ओर इशारा किया। उसी मोमेंट पर सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत अपना सिर घुमाया ये देखने के लिए कि ताओ किस पर इशारा कर रहा था, और वो जे यूं था। उस लड़के को ये फीलिंग थी कि ऐसा कुछ होगा। उसके होंठ एक वेनमस ग्रिन में फैल गए। आखिरकार उस बच्चे को अभी तक नहीं पता था कि वो किसके खिलाफ था। जे योंग तुरंत अपने फ्रेंड से अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। जो हुआ उसके लिए गिल्टी महसूस कर रहा था। जे यू ने उस लड़के पर मुस्कुराया जिसने रैशली उसे चैलेंज करने का फैसला किया था। तायो पूरी तरह से आश्वस्त था। कुछ मिनट्स बाद जे यून पहले ही अपने हेड पर वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स के साथ कैप्सूल में लेट चुका था। उस पोजीशन में भी स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक ऑडिटोरियम एक ब्राइट ग्लो से रोशन हो गया। कैप्सूल के ऊपर के परसेंटेजेस पागल हो गए थे और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि ये अनरियल लग रहा था। जे योंग अपनी इंथुजियास्टिक गेज कैप्सूल और परसेंटेजेस से हटा नहीं सका जो लगातार बढ़ रहे थे। वो इस रिजल्ट से शॉक्ड था। असिस्टेंट ये देखकर कि क्या हो रहा था, कैप्सूल की माल फंक्शन का सस्पेक्ट किया और अपनी कंसर्न्स वॉइस की। लेकिन पिल जून खुद टेस्ट को रोकने की जल्दी में नहीं था। वो आदमी पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये कोई मिस्टेक नहीं थी। उस कैप्सूल में गया स्टूडेंट इस आउटकम का कारण था। कैप्सूल के ऊपर के परसेंटेजेस फ्रीज हो गए और फिर कभी नहीं हिले। ऐसी सिंक्रोनाइजेशन अनरियल लग रही थी। एक पूरा 89%। पिलजुन इस रिजल्ट से इतना शॉक था कि वो तुरंत अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। उस आदमी ने स्टूडेंट को बाहर आने को कहा। कांग ताइजून का मुस्कुराता हुआ चेहरा सरप्राइज से मुड़ गया। वो अपने ब्रिलियंट रिजल्ट के बारे में ब्रैग करने के लिए इतना उत्सुक था। दूसरे स्टूडेंट्स भी इस रिजल्ट से उतने ही सरप्राइज थे और सांस रोके देख रहे थे जैसे प्रोफेसर जे यून से और क्वेश्चंस पूछ रहा था। जे यून ने अपना ग्लासेस उतारा और पिल जून से झूठ बोला कि उसने कभी आर्केडिया नहीं खेला। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। इस बीच चो जागू के बारे में न्यूज फीड को भर रही थी। अब इस यंग रिच मैन ने घुटने टेककर और झुककर जो कुछ भी उसने लोगों के साथ किया था उसके लिए फॉरगिवनेस मांगी। जे यूं बहुत खुश था और न्यूज पढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी में अब क्लासेस के बीच ब्रेक चल रहा था, इसलिए उसने अपना हम्बल लंच लिया और कुछ एयर लेने चला गया। उस लड़के की नजर अपने वीडियो चैनल के स्टैट्स का अध्ययन कर रही थी। लास्ट अपलोडेड वीडियो पर व्यूज बहुत बढ़ गए थे जब से उसका वीडियो मीडिया में आया था। स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए बहुत अच्छे रहे थे। अब वो मनी प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता था। अनजाने में प्लेयर ने इस फैक्ट के बारे में सोचा कि वो इंटेग्रिटी पॉइंट से खरीदे गए आइटम्स को आसानी से एक्सचेंज कर सकता था और गेम से मनी विड्रॉ कर सकता था। जे यून ने अपने हम्बल लंच को देखा और महसूस किया कि तब ये उसका आखिरी ऐसा मील होगा। वो मनी के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर देगा। जल्दी में उसका स्टूडेंट फ्रेंड जे यून के पास भागा आया। वो लड़का इतनी जल्दी में था कि एक पॉइंट पर उसकी सांसें तेज हो गईं। जे योंग अपने फ्रेंड की एडमायर करना जारी रखा और कहा कि सभी स्टूडेंट्स केवल उसके एक्सीलेंट रिजल्ट पर डिस्कस कर रहे थे। जे यून ने खुद इस न्यूज पर ड्राइली रिएक्ट किया। जब जे योंग को जे यूं का लंच टेस्ट करने की ऑफर दी गई तो वो लड़का चुप हो गया और अपने फ्रेंड को धन्यवाद दिया और मना कर दिया। उसने अभी अभी खुद लंच खाया था। जे यून ने स्टूडेंट को सरप्राइज से घूरना शुरू कर दिया जब उसने कुछ सरप्राइजिंग कहा। उसने सोचा कि जे यून को सेंटर ऑफ अटेंशन होना सचमुच पसंद है। जे योंग ने अपना सिर नीचे किया और उसका डिमीनर ड्रामेटिकली चेंज हो गया। बाहर से ऐसा लगा कि वो लड़का बहुत एम्बैरेस था। जे यूं का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने फ्रेंड को देखा और फैसला किया कि ये एडमिट करने का समय आ गया है कि वो आर्केडिया बहुत समय से खेल रहा था। स्टूडेंट की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पहले उसने सोचा कि उसने बस सुना है। जे यूं के लिए किसी को बताना मुश्किल था क्योंकि जे यूं वो पहला व्यक्ति था जिसे पता चला कि जे यूं आर्केडिया खेल रहा था। डेक्स की ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। दोनों स्टूडेंट्स के बीच चुप्पी छा गई। जे यून अपने फ्रेंड से किसी भी रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था। उसके हेड में कई थॉट्स थे लेकिन केवल एक ही, और वो निकनेम डेक्स था क्योंकि उसने इसे पहले सुना था और वो कैरेक्टर फेमस था। ये रियलाइजेशन कि वो वास्तव में ऐसे निकनेम को जानता था उस लड़के को शॉक कर दिया। आखिरकार इतने सारे लोग डेक्स जैसे प्लेयर को जानते थे। जे यू ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर कंफर्म किया कि वो वही डेक्स है जिसके बारे में जे योंग ने कई बार सुना था। बेशक उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, लेकिन जे योंग के लिए एक सॉलिड प्रूफ था कि जे यून एक गेमर था। टेस्ट ने खुद रिवील किया कि उसकी सिंक्रोनाइजेशन अपने मैक्सिमम लेवल पर थी। जे योंग जमीन पर गिर गया जिससे उसका फ्रेंड डरकर उछल पड़ा और अनअवेयर था कि क्या हो रहा था। जैसा कि पता चला, जे योंग बीमार नहीं पड़ा बल्कि जे यून का एक एविड फैन था और उसका ऑटोग्राफ चाहता था। जे यून अपने फ्रेंड के स्टेटमेंट से शॉक्ड था। उस लड़के ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि उसका इतना आर्डेंट फैन होगा, और वो भी उसका स्टूडेंट फ्रेंड। कोल्ड हार्ट वैली में सब कुछ उलट-पुलट हो गया। ये जगह ई से ऊंचे रेकमेंडेड लेवल वाले प्लेयर्स के लिए खुली थी। उन लड़कों ने एक दूसरे का साथ दिया और इस जगह पर मरना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मिशन पूरा करने के लिए उन्हें डेस्परेटली फाइट करना पड़ा। उसी समय एक रहस्यमय गर्ल कहीं किनारे पर थी। शैडोज के पीछे से उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं।
गर्ल की स्ट्रेंथ ने तुरंत कॉल का जवाब दिया। दर्जनों फ्रॉग स्केलेटन्स ने एक बड़े कोबरा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। प्लेयर्स ने एडमिरेशन से देखा कि कैसे एक गर्ल इतने बड़े मॉन्स्टर को संभाल पाई। उन्हें यकीन था कि ब्लैक मेजेस के पास आउटस्टैंडिंग पावर्स होती हैं। व्हाइट हेड गर्ल का निकनेम ब्लैक ड्रैगन ऑफ डार्कनेस था और वो अपने कैरेक्टर को लेवल 86 तक पंप करने में सक्षम थी। जब सारा फस खत्म हो गया और एरिया में कोई मॉन्स्टर नहीं बचा, ड्रैगन ने प्लेयर्स की ओर सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए फेस के साथ उनकी मदद के लिए धन्यवाद किया। वास्तव में उन लड़कों ने गर्ल की ग्लोबली मदद करने के लिए कुछ नहीं किया था। उन्हें इस बात का थोड़ा बैड महसूस हुआ। गर्ल ने उन लड़कों के साथ बहुत पोलाइटली व्यवहार किया और उनसे मॉन्स्टर्स के साथ उसकी मदद करने को कहा। प्लेयर सरप्राइज था कि उसे रिकवर होने के लिए टाइम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत स्ट्रांग मॉन्स्टर्स को हराया था। उसने प्लेयर के वर्ड्स के बारे में सोचा और अज्यूम किया कि उसकी पावर्स सही टाइम पर रिस्टोर हो जाएंगी। उसे तुरंत लगा कि ये गर्ल एक लेजेंड हो सकती है। उसकी पावर का एक बहुत बड़ा किल रेडियस था और वो इतनी तेजी से रिकवर भी हो गई। ड्रैगन ने अब और वेट नहीं किया। वो आगे बढ़ी और नए मॉन्स्टर्स के सामने आ गई। वे स्टोनी जायंट्स थे। उसने अपनी बाहें घुमाई और उसके शरीर से पावर और भी स्ट्रॉन्गर तरीके से निकली। पूरी केव डार्क फोर्सेस की ब्राइट पर्पल लाइट से भर गई। जब रेड पूरा हो गया तो वे लड़के केव से बाहर निकल आए। गर्ल ने एक बार फिर प्लेयर्स को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद किया। यह गुड बाय कहने का समय था। वे लड़के अपने रास्ते चले गए और ड्रैगन को गुड बाय के लिए हाथ हिलाया। वे खुश थे कि वे इतने स्ट्रांग प्लेयर को देख पाए। एक बार जब ड्रैगन अकेली रह गई तो उसका मुंह एक बड़ी जम्हाई में फैल गया। उसने कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने के लिए अपनी टास्क लिस्ट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से गेम ने उसे कोई नया टास्क नहीं दिया। ड्रैगन की आंखों के सामने एक नया टास्क दिखाई दिया। गर्ल ने इसे ध्यान से पढ़ा। इसमें ड्यूक भेन्ना के अचानक डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया था। टास्क को पढ़ते हुए बैठी ड्रैगन ने इसके बारे में सोचा। गर्ल को यकीन था कि कलेक्टिव फोर्सेस के साथ भी प्लेयर्स विलेन को ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। कई थॉट्स तुरंत उसके हेड में आने लगे। उसके लिए सबसे रीजनेबल थॉट ये थी कि ड्यूक भेन की डेथ में डेवलपर्स खुद शामिल थे। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गेम सिस्टम में कुछ बीप हुआ। ड्रैगन ने देखा कि नोटिफिकेशन बॉक्सेस पॉपअप होने लगे। गर्ल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सभी बॉक्सेस को पढ़ा और जो लिखा था उससे शॉक्ड थी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक विच हंट शुरू हो गई थी। टानिक और एली तुरंत डेक्स पर कूद पड़े जैसे ही वो गेम में दिखाई दिया। एंजल अपने मास्टर को देखकर खुश थी, लेकिन डीमन एंगर रेडिएट कर रहा था। डेक्स को ऐसे रिसेप्शन की उम्मीद नहीं थी। टोनी जल्दी से ये बताने लगा कि होस्ट के गेम से बाहर रहने के दौरान क्या हुआ था। एली जाहिर है उतनी ही अपसेट थी। डीमन ने अपनी छाती पर एक हाथ रखा। उसका चेहरा बहुत एंग्शियस था। उसने सोचा कि लिच की पावर का उपयोग करना एक बड़ी मिस्टेक थी। एली शायद सेतन की ओपिनियन से सहमत होने वाली पहली थी। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में काफी कंसर्न थी। जाहिर है एंजल डीमंस के बारे में वाइल्ड रिमार्क्स करने से खुद को रोक नहीं पाई, जिससे टॉनिक बहुत एंग्री हो गया। डीमन एली के बिहेवियर से अविश्वसनीय रूप से अनॉयड था। आखिरकार जो हुआ उससे पहले उसने दूर रहने की कोशिश की, लेकिन अब शुरू हो गई। टैनिक एंजल को मौके पर ही डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। आखिरकार डेक्स को आर्च एनिमीज टैंक और एली के बीच कंफ्यूजन का विटनेस बनना पड़ा, जो एक बार फिर एक दूसरे से चिपक रहे थे। उन दोनों के टेम्परामेंट को जानते हुए डेक्स इस कफल के बारे में वरीड नहीं था। उसके थॉट्स उस इंसिडेंट पर वापस आ गए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा डेक्स चाहता था। लिच आर्गोमेर, मुख्य विलेन जिसने हिस्ट्री पर एक ब्लडी मार्क छोड़ा था। होली नाइट ने हाई प्रीस्ट और सेंट सिल्विया के सामने अपना घुटना टेका। वो एक रिपोर्ट के साथ चांट के लिए वापस आया। ईगोडिल का चेहरा टेंस था, क्योंकि जो न्यूज वो हाई प्रीस्ट को बताने वाला था वो अच्छी नहीं थी। जैसे ही नाइट के वर्ड सेंट सिल्विया के कानों तक पहुंचे, गर्ल जोर से चिल्लाई और अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। अमिन ज्यादा रिजर्व था, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि न्यूज ने उसे शडर कर दिया था। फिर भी हाई प्रीस्ट के रूप में उसने जल्दी से खुद को संभाला। एक डार्क शैडो हाई प्रीस्ट के चेहरे पर पड़ा। उसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक अर्जेंट डिसीजन लेने की जरूरत थी। ईविल से वर्ल्ड आखिरकार फिर से डिस्टर्ब्ड हो गया है। ईविल ने अपने टेनेशियस हैंड्स फैला दिए हैं और सिविलियंस को डिस्ट्रॉय करते हुए भयानक अट्रॉसिटीज करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर की चुप्पी और थॉट के बाद अमेन ने अपने नाइट ईगोडिल की ओर रुख किया, जिसने किसी भी ऑर्डर का पालन करने के लिए ओबीडियंटली सिर झुकाया। हाई प्रीस्ट अमेन अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका चेहरा एंगर से मुड़ गया और उसके वर्ड्स हॉल की दीवारों से गूंज उठे। ईगोडिल को कोई संदेह नहीं था कि प्रीस्ट ऐसा ऑर्डर देगा, इसलिए तैयार रहते हुए नाइट ने अपनी आंखें उठाईं और सब कुछ पूरा करने का वादा किया। ब्लैक ड्रैगन ऑफ डार्कनेस अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके सामने एक नए टास्क के शुरू होने के बारे में एक लंबी नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। उसकी आंखें हर नए रीड के साथ और चौड़ी होती गईं। डेक्स की आंखें एक नए एपिक असाइनमेंट की एंटिसिपेशन से चमक उठीं। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे बहुत मजा आने वाला था। गुड और ईविल के बीच बड़ी बैटल के कारण आर्केडिया 2 कैंप्स में विभाजित हो गया है।
पहले कैंप को सेंट्स फैक्शन कहा जाता था। उन्होंने डिवाइन गोल्डन पावर का इस्तेमाल किया और उनकी इंटेंशंस पायस थीं। हालांकि दूसरे फैक्शन का विपरीत नाम और ईविल फैक्शन की पावर्स थीं। उनकी पावर डार्क फोर्सेस और डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई थी। ये दोनों साइड्स हमेशा एक दूसरे को नापसंद करती रही हैं और ये फैक्ट महज एक तरह का स्पेक्टिकल था जिसे गेम के यूजर्स बहुत पसंद करते थे। ये उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था जो प्लेयर्स के बीच अपने आप होता था और ये केवल इस बात पर निर्भर करता था कि उन्होंने कौन सी साइड चुनी थी। बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि गुड और ईविल के बीच की बैटल केवल इनडायरेक्ट थी। लेकिन अब नए असाइनमेंट के साथ सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। ड्रैगन ने अपने सामने आने वाली हर नई विंडो को पढ़ा। उसे ये पसंद नहीं आया कि अब क्या होना शुरू हो रहा था। गर्ल नर्वसली रियलाइज किया कि सेंट्स जानबूझकर ईविल फैक्शन का एक्सटर्मिनेट करेंगे। उसे विलेज वापस जाने का सेंसिबल आइडिया आया। थोड़ी देर बाद ड्रैगन पहले से ही सबसे नजदीकी विलेज के एंट्रेंस पर थी। वुडन गेट खोला गया और वह धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलती रही। उसका पैर एक पहले से इनविजिबल बाउंड्री पर पड़ा, लेकिन इस बार सब कुछ एक लाल लाइट से फ्लैश हुआ। एक नोटिफिकेशन तुरंत गर्ल के चेहरे के सामने दिखाई दी कि पहले सेफ विलेज अब एक एलिमिनेशन जोन था। उसने अपनी आंखें खुली रखकर साइन को घूरा और विश्वास नहीं कर पाई कि अब जिस विलेज में वो पहले था वो अब एक सेफ स्कैरी प्लेस था। विलेज में प्लेयर्स ने जल्दी से नया टास्क ले लिया। जो सेंट्स के फैक्शन में थे उन्होंने बिना किसी अफसोस के अपने रास्ते में ईविल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। प्लेयर मुस्कुराया जैसे ही उसके सामने थैंक यू साइंस पॉपअप हुए और उसे ये भी इन्फॉर्म किया कि टास्क पूरा होने पर प्लेयर्स रिवॉर्ड्स प्राप्त करेंगे। एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी प्लेयर की सोल पर हावी हो गया। वो आदमी एक्साइटमेंट और अनब्राइडल्ड डिजायर के साथ अपना सिर घुमाया ताकि विलेज में किसी और को ढूंढ सके, और उसी मोमेंट पर उसकी नजर उस गर्ल पर पड़ी जिसने अभी अभी एंटर किया था। ड्रैगन बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी कि विलेज में क्या हो रहा था। गर्ल के सामने एक प्लेयर नहीं था बल्कि एक पूरी क्राउड थी जो उसे मारना चाहती थी। उनमें से हर कोई उसे फाइनल ब्लो देना चाहता था। उसके माइंड ने ड्रैगन को भागने के लिए कहा, लेकिन उसके हार्ट ने उसे इन प्लेयर से बात करने और प्रॉब्लम पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए कहा। दुर्भाग्य से गर्ल के लिए यहां तक कि एनपीसीएस भी ईविल फैक्शन के खिलाफ थे। उनमें से एक ने अपना वेपन उठाया और चिल्लाया कि ईविल फैक्शन के एक प्लेयर ने विलेज में घुसपैठ की है। एनपीसी ने प्लेयर से अर्जेंट रूप से ईविल का एक्सटर्मिनेट करने का आग्रह करना जारी रखा। ड्रैगन ने हॉरर से लोगों को देखा और शॉक थी। आसन डेंजर को महसूस करते हुए गर्ल ने अपनी माइटी पावर को अनलीश किया। उसके किनारे से एक वायलेंट वेव निकली। उसके कंधे झुक गए। ड्रैगन एक होपलेस पोजीशन में थी। गर्ल के चारों ओर सो एंड सो स्कारलेट साइंस दिखाई देने लगे। अब उसका निकनेम रेड रंग का था। वो जोर से सांस ले रही थी और अपने एक्शंस के कारण डरी हुई थी। वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी और वो एनपीसी को एनिमी नहीं बनाना चाहती थी। दूर से एंग्री वॉइसेस आने लगी। ड्रैगन ने शार्पली अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसका दिल अंदर ही अंदर धड़क उठा। डेक्स ड्यूक भेना के रेजिडेंस से ज्यादा दूर नहीं था। प्लेयर ने तुरंत नया टास्क देखा और सरप्राइज से उसकी सामग्री का अध्ययन करना शुरू कर दिया। टॉनिक भी पढ़ने लगा और जो पढ़ा उससे फ्यूरियस था। उस लड़के ने जोर से सांस छोड़ी। ये सब उसके एक्सेसिव बिहेवियर के कारण नहीं हो रहा था बल्कि उसे मिले रिवॉर्ड के कारण हो रहा था। डीमन ने अपने होस्ट को अप्रेजिंग एलवाई देखा और सोचा कि क्या वो अब मजाक कर रहा है, लेकिन इस आदमी के साथ काफी समय तक रहने के बाद टॉनिक ने अपना सिर पकड़ लिया जो अब तरह तरह के थॉट से वाइल्डली घूम रहा था। उसने अपने मास्टर को लिच की पावर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए खुद को कोसा। सेतन का अचानक आया आइडिया एली को सरप्राइज कर गया। वो पजल दिखी और समझ नहीं पाई कि रेकंसाइल करने की कोशिश उसी को क्यों करनी पड़ी। सेतन का एंगर ऑल टाइम हाई पर था और वो एली के बहुत करीब उड़ गया जिससे एंजल रिकॉइल हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करने की अनुमति नहीं दी। सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद एली को ये असाइनमेंट बिल्कुल बैड नहीं लगा। वो मुस्कुराई क्योंकि अब सभी सेंट्स के हाथों गिर जाएंगे। सैडनेस तुरंत टॉनिक के कंधों पर आ गई। उसने महसूस किया कि उसे इस एंजल से कोई मदद नहीं मिल सकती। वो उनके मास्टर से कम इंसेन नहीं थी। डेक्स को फिर से नोटिस मिला और उसने टॉनिका के साथ इसे पढ़ना शुरू कर दिया। जो टेक्स्ट वहां लिखा था उसने डीमन को खुश नहीं किया। टॉनिक के खुले मुंह से एक्यूजेशंस निकलने लगी। डीमन अब ऐसी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सका। पॉइंट यह है कि अगर डेक्स इसे फिक्स नहीं करता है तो डीमन अब उसके साथ अपनी पावर शेयर नहीं करेगा। ये महसूस करते हुए कि डीमन वर्ड्स इधर उधर नहीं फेंकेगा, डेक्स ने जो हुआ उसे सीरियसली लिया। जाहिर है एंजल कुछ भी नहीं करने वाली थी क्योंकि उसने सोचा था कि असाइनमेंट राइचस था। प्लेयर ने एंजल को प्रूव करना शुरू कर दिया कि ब्लैकस्मिथ्स को ईविल के साथ पक्ष लेने के अपने चॉइस के कारण सफर नहीं करना चाहिए। एंजल तुरंत चेहरे में बदल गई और काइंडनेस और पीस का एम्बॉडीमेंट थी। अपने हाथों को अपनी छाती पर बांधकर गर्ल ने संक्षेप में सिर हिलाया। वे लड़के बिविल्डरमेंट से एली को घूरने लगे। गर्ल में अचानक आए बदलाव ने उन लड़कों को कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स दिए। एक बार जब डेक्स ने एंजल की डिसेंसी पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए तो उसने अब और हेजिटेट नहीं किया। अपनी आंखें बंद करके और मिशन पर फोकस करके उसने उन्हें फेयरवेल कहा। एक मोमेंट में एली ने अपनी सारी महिमा में आर्कएंजल माइकल का रूप ले लिया।
वो अपने गोल्डन विंग स्प्रेड आउट के साथ हॉल ऑफ सेंट्स में दिखाई दी। होली फॉलोअर्स अपने मुंह खुले रखकर क्रिएटर के मैसेंजर को अमेजमेंट से घूरने लगे। उनकी आंखें एस्टॉनिशमेंट से भर गईं। सेंट सिल्विया मैसेंजर से अपनी आंखें नहीं हटा पाईं। ऐसा लगा जैसे वो लड़की अकेले इस मोमेंट के लिए जी रही थी। एली ने अपनी आवाज में बैलेंस पाया और अपनी अपीयरेंस का कारण बताया। उसी आवर में डेक्स और टानिक एली के एक्शंस के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसलिए गेम स्पेस में एक नया नोटिस दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही प्लेयर की आंखें डेक्स पर पड़ी, डेक्स का चेहरा तुरंत एक सरप्राइज ग्रिमिस में मुड़ गया। एक चुभने वाली डिसअपॉइंटमेंट उसकी छाती में दौड़ गई। एली खुद उनके बगल में दिखाई दी। गर्ल बहुत खुश थी कि वो फॉलोअर्स से बात करने में कामयाब रही थी और वे उसके रिक्वेस्ट पर कंसिडरेशन करेंगे, जबकि डेक्स पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ नोटिस को बार बार पढ़ रहा था। एली अपने शार्प माइंड में खुद की प्रेस करना जारी रखा। टास्क को पूरा करने के लिए सेंट फैक्शन को 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑफ ईविल का एक्सटर्मिनेट करने की जरूरत थी, लेकिन एली के फॉलोअर्स से मिलने के बाद ये संख्या केवल 100 यूनिट से कम हो गई। एंजल ने अपने मास्टर का मूड नहीं देखा। वो बहुत खुश थी कि उसकी मदद से डेक्स 100 इनोसेंट लाइव सेव कर सकता था। सबसे पहले टॉनिक होश में आया, जो तुरंत एंजल के किनारे उड़ गया। वो फ्यूरियस था कि एंजल के पास एक बेहतर डील के बारे में बात करने की स्ट्रेंथ नहीं थी। जैसे ही एंजल और डीमन के बीच ऑल्टरकेशन हुई, डेक्स ने जोर से सांस छोड़ी, लेकिन डेक्स को ज्यादा देर तक दुखी रहने की आदत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई क्योंकि उसके हेड में एक्शन की एक नई और इन्वेंटिव प्लान बनने लगी थी। प्लेयर ने टॉनिक की ओर रुख किया, उनके स्क्वॉबल को इंटरप्ट करते हुए। डीमन शार्पली अपने मास्टर को देखा और पहले से ही वरीड था क्योंकि उसने उसकी आंखों में ग्लिंट देखी थी। एक उंगली ऊपर उठाते हुए डेक्स ने इंट्रीगिंगली बात की कि वो जानता था कि वो ईविल फैक्शन की मदद कैसे कर सकता है। जाहिर है सेतन चाहता था कि उसका डेमोनिक फैक्शन वापस लड़ सके। इस बीच ड्रैगन अनिवार्य रूप से फंस गई थी। गर्ल को क्लिफ तक खदेड़ दिया गया था। वो जोर से सांस ले रही थी और उसका दिल एक्साइटमेंट के साथ एक रिदम धड़क रहा था। प्लेयर स्मगली मुस्कुराया और अपनी स्वॉर्ड अपने कंधे पर फेंक दी, इस बात पर कॉन्फिडेंट कि ईविल फैक्शन की गर्ल खुद का डिफेंड नहीं कर पाएगी। उसने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। ड्रैगन इन प्लेयर्स से दूर भागने में एनर्जी एक्सपेंड करने से बहुत एग्जॉस्टेड थी। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। वो इंडिसीजन में टेंस थी क्योंकि वो जितने ज्यादा प्लेयर्स डिस्ट्रॉय करती, उसकी पनिशमेंट उतनी ही हार्शर होती। होली फैक्शन के प्लेयर्स अब खुद डीमन से ज्यादा स्कैरियर लग रहे थे। अब और वेट करने का कोई मतलब नहीं था। नाइट आर्मर में प्लेयर ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई। मैजिकल एनर्जी तुरंत स्टील पर वाइब्रेट हुई। ड्रैगन हॉरर से देख रही थी कि गोल्डन एनर्जी उसकी दिशा में कितनी तेजी से दौड़ रही थी, और जब डेथ का मोमेंट आने वाला था तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक अजीब क्रीचर देखा। क्रीचर एक उंगली से अटैक को रोकने में सक्षम था। गर्ल अपने प्रोटेक्टर को अमेजमेंट से घूरना जारी रखा। सेतन मुड़ा और बहादुरी से अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल दिए। एसलांट्स में से एक ने यह देखने के लिए अपने माथे पर हाथ रखा कि कौन इतनी आसानी से उनके अटैक को रिपेल कर सकता है। प्लेयर्स द्वारा सेतन को सेतन कहा गया, जिसने उसे बहुत एंग्री कर दिया। एक डार्क शैडो टॉनिक के चेहरे पर पड़ा और उसकी आंखें ब्राइट लाइट से चमकी। एक स्मॉल साइज्ड पर्पल ग्लो सेंट्स फैक्शन के नाइट की ओर बढ़ने लगी। अचानक एक छोटी एनर्जी ने अपनी पोटेंशियल दिखाई और प्लेयर के शरीर को अपनी पावर से अब्सॉर्ब कर लिया। नाइट अपने मुंह से निकली चीख को कंटेन नहीं कर सका। सेतन किसी को नहीं बख्शेगा अगर वो अपने बारे में ऐसे लापरवाही से फेंके गए वर्ड सुनता है।